हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन पोर्शन आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। होपफुली आपको बढ़िया समझ में आ गया है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब बता दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म मेसोपोटामिया, और आपने समझ लिया था कि मेसोपोटामिया इज नॉट अ पर्टिकुलर सिटी, एक शहर नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया इज द इंटायर रीजन। इस पूरे एरिया को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है, दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इस पर्टिकुलर लेक्चर में, आज के व्याख्यान में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि मेसोपोटामिया का जो ये पूरा रीजन है, ये जो पूरा एरिया है, इसका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी किस तरीके के का है। यानी नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, और ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो इस तरीके से डायरेक्शन वाइज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसकी ज्योग्राफी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बार ज्योग्राफी समझ में आ गई कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी में क्या क्या है, तो आगे का पूरा चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी जो है वो कुछ इस तरीके की है कि सिटी लाइफ को सपोर्ट करने वाली है। कैसे? देखो, इराक इज द लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो एरिया आज मॉडर्न टाइम पर, पहले ही आपको बता दिया गया है लेक्चर में कि अगर आज के डेट में आपको मेसोपोटामिया ढूंढने जाना है तो ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर, ये आपको अब कहाँ मिलेंगी? इससे पहले फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता था। ये पूरा आपको क्रेसेंट शेप का दिख रहा है ना, चांद की तरह का दिख रहा है, ये एक क्रेसेंट शेप दिख रहा है इस तरीके से। तो ये जो क्रेसेंट शेप दिख रहा है, चूंकि यहाँ पर क्या है, रिवर्स सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल करवा रही हैं, वाटर का डिपोजिशन भी होता है। आपको पता है कि वाटर अपने साथ में, पानी जब बह रहा है, नदियाँ जब बह रही हैं, तो अपने साथ में बहुत सारा मड वगैरह, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स को मूव करा रही हैं। तो इनका जब डिपोजिशन होता है तो वो सॉइल जो है वहाँ की फर्टाइल होती है, या कह सकते हो कि वहाँ पे फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन करता है वो। ये हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में, बहुत अच्छे से याद है। इसलिए इस पूरे एरिया को आप बहुत अच्छे से कह सकते हो कि फर्टाइल एरिया है, और एक और दूसरे नाम फर्टाइल क्रेसेंट से हम इसको जानते हैं। तो इराक, जहां पर आज मेजॉरिटी ऑफ मेसोपोटामिया का एरिया लाई करता है, मींस अगर हम उस ज़माने के मेसोपोटामिया को ट्रेस करने जाएं तो मेजॉरिटी ऑफ दैट रीजन विल बी देयर इन इराक। इराक के एरिया में मिलेगा हमें। तो इराक एक डाइवर्सिटी वाला एरिया है। इराक की जो लैंड है वो काफ़ी डाइवर्स है, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी डाइवर्स है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट मीन्स दिस रीजन। ये मैप भी है यहाँ पर, ये मैप आपके बुक में भी है। इस मैप के थ्रू आपको समझते चलना है। डायरेक्शन भी इसीलिए दी गई है यहाँ पे, ताकि आप समझ लें बहुत अच्छे से। तो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में कैसा है? नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये जब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे चले जाइए। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल सी दैट ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स। अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है कि एकदम सपाट टाइप के, ठीक है, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैं यहाँ पर। सो ग्रीन एंड अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, हरे भरे मैदान देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर। ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन्स, और धीरे धीरे ये जो प्लेन एरिया है, कैसा है, ये धीरे धीरे ये जो प्लेन एरिया है ये राइज होता चला जाता है, और फिर माउंटेनियस एरियाज को फॉर्म करता है। तो पहले आपको हरे भरे मैदान मिलेंगे, फिर धीरे धीरे वो इलाका रेज होता चला जाएगा और माउंटेन एरिया से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो माउंटेन एरिया भी जो है वो भी ट्री कवर्ड है, यानी जो पहाड़ भी हैं यहाँ पर वो भी पेड़ों से ढके हुए हैं। ऑलराइट, तो ट्री कवर्ड माउंटेन्स हैं। ओके, यहाँ पर क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। तो ये जो इलाका है, इस इलाके पे नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी ठीक ठाक हो रही है। बारिश ठीक ठाक होने की वजह से यहाँ पर वाटर के सोर्सेस, नदियों के सोर्सेस मिल जाएंगे हमें। ठीक है, आप देखेंगे आगे जाके यूफ्रेट्स और टिग्रिस की कुछ कुछ स्ट्रीम्स यहाँ से निकल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब रेनफॉल सफिशिएंट है तो क्रॉप भी ठीक ठाक हो जाएगी। अगर रेनफॉल है, बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है, तो फसल उगाने के लिए अच्छी कंडीशंस हैं। क्रॉपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत फिजिबल कंडीशंस हैं। ऑलराइट, तो ये हमने समझ लिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की सिचुएशन है। यहीं पर, इसी जगह पर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 to 6000 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्टेड इन दिस एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। ऑल राइट, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया अप्रॉक्स 7000 to 6000 बिफोर कॉमन एरा। ईसा के 6000 से 7000 साल पहले यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेसोपोटामियन लोगों ने, या जो भी छोटे छोटे यहाँ पे सेटलमेंट थे, वो खेती करना शुरू कर चुके थे। लेकिन पहला शहर यहाँ नहीं बसेगा, क्योंकि खेती हो रही है तो रूरल एरिया डेवलप होगा। शहर
कहीं और बसने वाले हैं। कहाँ बसने वाले हैं हम समझते हैं आगे जाके। नाउ कमिंग टू द नॉर्थ, अब हम नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं। ये इलाका, अभी हम नॉर्थ ईस्ट देख रहे थे, नाउ मूविंग टू द नॉर्थ। ये जो रीजन है, इस रीजन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। सो दिस रीजन, द नॉर्दर्न रीजन इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी। तो यहाँ पर उच्च भूमि है, हिंदी में कहते हैं इसको। अपलैंड मीन्स नॉट अ फ्लैट और ऐसा डाउनवर्ड एरिया नहीं दिखेगा आपको, अपलैंड टाइप का दिखेगा। और ये घास का मैदान है, स्टेपी है। स्टेपी मीन्स ग्रासलैंड, steppe means grassland, all right. So since it is the upland or the flat land and full of grasses, इसलिए यहाँ पर क्या है, खेती आसान नहीं होगी। यहाँ पर एनिमल हर्डिंग, जानवरों को पालना आसान रहेगा। एनिमल हर्डिंग मीन्स जैसे कैटल्स वगैरह हैं, जैसे शीप और ये सब कुछ, और जो भी दूध देने वाले एनिमल हैं, तो ये कैटल्स और बाकी के जो एनिमल्स हैं डोमेस्टिक करने वाले, डोमेस्टिकेशन वाले एनिमल्स, इनकी हर्डिंग यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगी। सो एनिमल हर्डिंग ऑफर बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए फिजिबल कंडीशन इधर थी, तो यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा था। लेकिन नॉर्थ में जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो अलाउ नहीं करती है कि वहाँ पे खेती हो डिटेल में, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पर डिटेल में, वहाँ पर होगा एनिमल हर्डिंग। मीन्स टू से वहाँ के लोग अपनी आजीविका को कैसे पालेंगे, जानवरों को बाकायदा पालेंगे, और फिर धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बेसिक लेवल पर शुरू होगा। कैसे बेसिक लेवल पर शुरू होगा, कुछ लोग एनिमल हर्डिंग जो कर रहे हैं और जो लोग खेती कर रहे हैं, तो इनको एनिमल प्रोडक्ट चाहिए होंगे, एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल्स भी चाहिए होंगे आगे जाके, तो ये इनसे लेंगे। इनको फसल चाहिए होगी या अनाज चाहिए होगा, तो ये लोग इनसे लेंगे। तो इस तरीके से इनके ये छोटी छोटी सोसाइटीज़ के बीच में क्या होगा, इंटरचेंज भी शुरू होगा गुड्स का, चीज़ों का। चलिए, तो यहाँ पर खेती के बजाय लोगों ने आजीविका में क्या चुना, एनिमल हर्डिंग चुना। चलिए, आफ्टर द विंटर रेन्स शीप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर। तो खासकर ठंडियों की बारिश के बाद में यहाँ पर और अच्छी घास हो जाती थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो जाती थी, जो कि यहाँ के जो एनिमल हर्डर्स, अब देखो क्लियर हो गया ना, अभी मैंने कहा भी था। तो यहाँ पे जो शीप और गोट्स, भेड़ बकरियाँ जो लोग पालते थे, ये भेड़ बकरियों को चराने के लिए यहाँ पर लेके जाते थे, और उनके लिए बहुत मतलब पार्टी हो जाती थी एक तरीके से। बहुत बढ़िया बढ़िया हरी सुंदर सी न्यूट्रिशियस ग्रास जो है वो अवेलेबल हो जाती थी। चलिए, अब हम आते हैं ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट में सिचुएशन देखें क्या है, ये अब चले आओ, ये इंटायरली ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, सो इस रीजन में ईस्टर्न पार्ट में क्या है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस। टिग्रिस नदी जो है, टिग्रिस नदी कहाँ पर है, ये वाली जो नदी है, ये टिग्रिस रिवर दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, क्लियर हो गई, ठीक है। और ये यूफ्रेट रिवर हो गई। तो टिग्रिस नदी की ट्रिब्यूटरी, अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सहायक नदियाँ। आपको पता है बहुत अच्छे से, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि एक रिवर जो होती है वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है, और बहुत सारी छोटी छोटी और रिवर्स आकर मर्ज होती हैं एक रिवर में। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर टिग्रिस रिवर जो है, इस टिग्रिस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान। तो इधर इराक हो गया, उस तरफ ईरान हो गया। अब जब कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस एरिया की बात हो रही है, जब कुछ कुछ चीज़ें जो कि मेसोपोटामिया के लोगों का को नहीं अवेलेबल होंगी उनके साइट्स पे, जैसे मेटल्स वगैरह या और कुछ चीज़ें, तो वो लोग इनको कहाँ से लेके आएंगे, ईरान वगैरह से लेके आएंगे। अब आने जाने के लिए क्या हो, आने जाने के लिए आपको पता है कि ये डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है। तो डेजर्ट वाले इलाके में भी वैसे आना जाना इतना आसान नहीं होगा, कम्युनिकेशन टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आप रिवर्स के थ्रू, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, हिस्ट्री में ही नहीं ज्योग्राफी में भी कभी आए, और वैसे भी कहानी में भी ध्यान रखना ही है कि जो वाटर वे होता है, वाटर वे यानी जल मार्ग होता है, जल मार्ग, वाटर वे इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ और द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आने जाने का सबसे सस्ता साधन क्या होता है, जल मार्ग होता है। आज भी इसीलिए आपको पता है कि दुनिया का अधिकतर जो ट्रेड होता है ना, वो समुंदर के रास्ते होता है। बड़े बड़े जहाज़ों से जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो ट्रेड होती हैं। तो समुंदर के रास्ते बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यापार होता है ना। आए दिन हम न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं क्या, कि भाई इंडियन ओशन है, अब चाइना उसमें लगा हुआ है कि इंडियन ओशन में हमारी डोमिनेंस हो जाए, है ना। पैसिफिक ओशन में अमेरिका और चाइना और ये सारी कंट्रीज लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ओशंस में क्यों डोमिनेंस में लगे हुए हैं ये लोग, ताकि
इनका ट्रेड रूट पे भी थोड़ा दबदबा बन जाए। तो टिग्रिस की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, ये क्या करती थी, ये रास्ता प्रोवाइड करती थी, एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल होती थी। तो पूर्व का रास्ता क्या हो गया, इस्तेमाल होने लग गया ट्रेड कॉमर्स के लिए, जब जब धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी। तो इसके बाद साउथ की तरफ हम आए। साउथ इंटायरली क्या है, डेजर्ट है। साउथ में ये देखो पूरा ये इलाका डेजर्ट है, ये पूरा इलाका डेजर्ट है मेसोपोटामिया का। ये जो पूरा एरिया है इस रीजन में, एरिया में सदर्न पोर्शन जो है दैट इज डेजर्ट। अब जब डेजर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे कि डेजर्ट में लाइफ कैसे फ्लरिश होगी, यहां पर सिटीज कैसे ग्रो होंगी, लेकिन यही जादू है इस पूरे चैप्टर का। चलो, सो डेजर्ट एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज। यही वो जगह है, डेजर्ट ही है जहां पर सबसे पहले राइटिंग इमर्ज हुई, या आप कह दो जहां पर सबसे पहले सिटीज और इन सिटी के रहने वाले लोगों ने राइटिंग को आगे डेवलप किया। ठीक है, तो ये जादू कैसे हुआ ये हम देखते हैं। सो दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, क्यों, व्हाई, है ना। तो सबसे पहले इतिहास पढ़ना है बड़े सुंदर तरीके से, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो जैसे ही आप क्यों बोलेंगे तो अगला आंसर आ जाएगा, अगला जो मिस्ट्री का दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, अगला रहस्य आपके सामने आ जाएगा। और अगर क्यों नहीं करेंगे तो जितना बता दिया गया उतने से ही संतोष रखिए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये शहर बन रहे हैं, शहरों के बनने का कारण है यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर। अब ये देख रहे हो आप, आपको मैंने अभी बताया यूफ्रेट्स रिवर हो गई, यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर, ये दोनों नदियाँ हो गई। अब ये दो नदियाँ जब यहाँ से फ्लो होके आती हैं, तो मैंने अभी कहा ना कि नदियाँ जब फ्लो होती हैं तो ऊपर से इतने लंबे एरिया से आ रही हैं, तो अपने साथ में बहुत सारा डिपोजिशन लेके आ रही हैं, बहुत सारा फाइन मड, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारा जो डिपोजिशन लेके आ रहे हैं लोग। इस डिपोजिशन को ये लोग क्या करेंगे, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस से लेके आ रहे हैं। ये माउंटेन रेंजेस आपको यहाँ पे दिख रही हैं, छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ से सारा कुछ जो डिपोजिशन लेके आ रहे हैं, इस डिपोजिशन को यहाँ पर क्या करेंगे, डिपॉजिट करते चले जाएंगे। सिल्ट, ये सिल्ट यहाँ पर जमा हो रहा है। ऑलराइट, तो नॉर्दर्न एरिया से यूफ्रेट्स और टिग्रिस कहाँ राइज होती हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में राइज होती हैं, और ये अपने साथ क्या कैरी करती हैं, लोड्स ऑफ सिल्ट, बहुत सारा अमाउंट में सिल्ट, जमाव, डिपोजिशन। सिल्ट का मतलब बहुत महीन मिट्टी के कण, फाइन पार्टिकल्स को ये कैरी करती हैं। अब when they flood or when their water is let out on the fields, fertile silt is deposited। तो जब आगे इस एरिया में एंटर करेंगी तो ये इस फर्टाइल, या कह दो कि ये फाइन सिल्ट को डिपॉजिट करते जाएंगे। इनफैक्ट आसपास छोटे छोटे जो चैनल बनेंगे, इनमें भी डिपोजिशन होता रहेगा। तो जब लंबे समय में डिपोजिशन होगा तो डेजर्ट खत्म हो जाएगा और वहाँ पर एक फर्टाइल लैंड क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। तो ऐसा नहीं हुआ कि कुछ सालों में हुआ, बहुत लंबा समय लगा, और इस लंबे समय के दौरान ऊपर से नदियाँ जो फाइन पार्टिकल्स लेके आ रही थी ये डिपॉजिट करती रही। क्योंकि ये अब देख रहे हो यहाँ पर समय आ रहा है अब मिलने का, ये पर्शियन गल्फ देख रहे हो, इस पर्शियन गल्फ में ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर आके वाटर ड्रेन करेंगी। और ड्रेन करने के पहले आपको भी पता है कि नदियाँ बहुत सारे चैनल्स में ब्रेक होती हैं, तो अब ये यहाँ पर डिपोजिशन भी बहुत बड़े अमाउंट में कर रही हैं। तो जब ये बड़े अमाउंट में डिपोजिशन कर रही हैं तो इस डिपोजिशन की वजह से इस एरिया में एक प्रॉस्पेरस फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट होती चली गई, और ये लैंड पोर्शन जो यहाँ पर बनेगा, इसी लैंड पोर्शन की वजह से क्या होगा, आगे जाके एक ऐसा एरिया क्रिएट होगा जिस एरिया में शहरों का डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट सिटीज़ हमको यहीं पर मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पहले शहर है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, वो पहले शहर हमको सदर्न पोर्शन की तरफ। ये देखो, उर नाम का शहर हो गया, उरुक नाम का शहर हो गया, ठीक है, बेबीलोन, इन सब का नाम आपने सुन लिया है जब आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था। तो ये जो शुरुआती बड़े शहर हैं ये कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, सदर्न पोर्शन की तरफ। चलो, सो आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लोज इनटू स्मॉल चैनल्स। मैंने जो बता दिया वही, ठीक है। तो छोटे छोटे चैनल्स में ब्रेक हो जा रहे हैं, वो डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, और इस डिपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, खेती के लिए बहुत फिजिबल कंडीशंस क्रिएट हो रही, खेती भी कर रहे हैं लोग। और अब ये खेती क्या होगी, हमेशा सरप्लस होगी, तो सरप्लस होने के बाद क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे। वहाँ से पूर्व की तरफ चैनल्स भी हैं ट्रिब्यूटरीज के, ये जो यहाँ पे छोटी छोटी कैनॉल्स हैं, ये कैनॉल्स ना सिर्फ इरिगेशन के काम आ रही हैं, ट्रेड और कॉमर्स में भी हेल्प कर रही हैं। तो ये एरिया ऐसा होगा जहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स के फैसिलिटेट करने के लिए भी फिजिबल कंडीशंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ये लोग
इन जो छोटी छोटी चैनल्स ब्रेक हो रही थी नदियों की, इनका इस्तेमाल करके इन्होंने इरिगेशन को फैसिलिटेट किया, या कह सकते हो कि सिंचाई को सुचारू किया वहाँ पे, और उस इरिगेशन से, सिंचाई से फसलों को उगाना शुरू किया। वीट हो गया, बार्ले हो गया, पी, लेंटिल्स, दालें वगैरह, ये सब लोग यहाँ पर ग्रो करना शुरू करेंगे। चलिए, ऑफ ऑल एंशिएंट सिस्टम्स दैट ऑफ द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड, इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। जितने भी आप आगे जाके पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ोगे ना, मतलब इस पर्टिकुलर अर्ली सोसाइटी वाला जो चैप्टर है, इसमें और बाकी डिलीट हो गया है, बहुत रिड्यूस हो गया आपका 11th का सिलेबस, और अभी तो किताबें भी नई आने वाली हैं, ऐसा सुना है। तो ये जो मेसोपोटामिया का रीजन है ना, मेसोपोटामिया का रीजन आगे जाके बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया कि रोमन साम्राज्य, तो रोमन एम्पायर जो कि आपके इस पर्टिकुलर सिलेबस का हिस्सा है 11th का, हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। तो रोमन एम्पायर में जिन जिन प्रोविंसेस से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था, उनमें से एक था सदर्न मेसोपोटामिया। या आप कह दो कि सदर्न मेसोपोटामिया से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेवेन्यू आता था, दैट वाज वेरी हाई, बहुत प्रोडक्टिव एरिया होता था। क्लियर है? जबकि आपको पता है कि ये डेजर्ट इलाका है, यहाँ पर रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है। इन स्पाइट ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल, बिना अच्छी बारिश के बावजूद यहाँ पर बढ़िया खेती हो रही है। और क्यों बढ़िया खेती हो रही है? बहुत सिंपल सा है, डिपोजिशन। बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फाइन सिल्ट, यहाँ की जो लैंड है वो प्रोडक्टिव है। सो नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन शीप एंड गोट्स दैट ग्रेज ऑन द स्टेपी, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप प्रोड्यूस मीट, मिल्क, वुल इन अबंडेंस। तो एक तो एग्रीकल्चर सफिशिएंट हो गया, और थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था ना कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी हैं, तो वो लोग ये जो एनिमल हर्डिंग करते हैं, इनके साथ ट्रेड भी करेंगे। तो छोटे लेवल पर ट्रेड भी शुरू हो गया। ठीक है, जो आपको थोड़ी देर पहले बात बताई, मतलब खेती तो एक तरफ सफिशिएंट हो ही रही थी। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया में सिर्फ खेती ही नहीं, खेती तो हो ही रही है, खेती के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन की तरफ रहने वाले ये लोग एनिमल हर्डर्स लोग हैं, इनके जो शीप और गोट्स ये लोग पाले हुए हैं, इसका मीट, मिल्क और ऊन भी एबंडेंस में हो जाता था। तो ये ट्रेड की शुरुआत भी कर देगा। तो खेती और ट्रेड दोनों शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर, तो रिवर में फिशेस मिल जाएंगी। डेजर्ट का इलाका है, तो डेजर्ट इलाका, खजूर मिलेगा, डेट पाम बहुत अच्छे से एबंडेंस में मिल जाएगा। डेजर्ट के इलाके में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, आपको ही पता है ना। खजूर खाना ही है तो आपको अरब से ही मंगवाना पड़ेगा, अरब कंट्रीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। हाउएवर let us not however make the mistake of thinking that cities grew simply because of rural prosperity। लेकिन गलती ये नहीं करना है हमको कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर सफिशिएंट है और ट्रेड धीरे धीरे हो रहा है, या आप कह दो कि एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त खेती हो रही है, और इसी खेती का नतीजा था कि यहाँ के जो शहर हैं ये ग्रो कर गए। नहीं, दिस वॉज दी वन रीज़न, लेट अस नॉट मेक मिस्टेक। हालांकि हमें पढ़ने के दौरान ये गलती नहीं करनी है सोचने की कि शहर सिर्फ इस वजह से ग्रोथ हो गए क्योंकि यहाँ पर रूरल प्रॉस्पेरिटी आ गई, क्योंकि यहाँ के गांव बहुत संपन्न हो गए, उनके पास एबंडेंस में प्रचुर मात्रा में खाने पीने की चीज़ें हो गई। तो ये एक रीज़न जरूर है, बट सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाय एंड बाय। आगे चल के धीरे धीरे अगले वीडियो में हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जिन फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, सिटी लाइफ डेवलप हुई। लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि सिटी लाइफ होती तो क्या है, क्या मतलब होता है सिटी लाइफ का। सो बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट द सिटी लाइफ। तो अगला जो वीडियो होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट डज सिटी लाइफ मीन्स, व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन सिटीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर जो होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको सिटी लाइफ यहाँ से समझना होगा। होपफुली ये क्लियर हो गया है आपको। अगर कोई डाउट है भी कमेंट करो, उसको भी अपन रिजॉल्व करेंगे। डाउट सॉल्विंग क्लासेस कर लेंगे, लाइव कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट आपका डाउट नहीं रहने देंगे। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म के साथ में। थैंक यू।